हेलो एवरीवन। विजय एकेडमी इंदौर में आपका स्वागत है। आप इस कोर्स को विजय एकेडमी इंदौर का ऐप डाउनलोड करके परचेज कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं। हमारे इस वीडियो में हम बात करेंगे संविधान के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पर। इससे पहले हमने इतिहास के महत्वपूर्ण टॉपिक्स को देख लिया था। कौन कौन से टॉपिक्स इम्पोर्टेंट थे वो मैंने आपको बता दिए थे इतिहास के। उसमें प्राचीन भारत के इतिहास के और मध्यकालीन भारत के इतिहास के आपको टॉपिक बता दिए थे। आधुनिक भारत के इतिहास के भी टॉपिक्स कुछ बताए थे और साथ ही साथ काफ़ी कुछ हम कवर कर चुके थे क्लास में। आज हम बात कर रहे हैं संविधान के महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर। देखिए, इसमें आपको जो राष्ट्रीय प्रतीक है ये जरूर तैयार कर लेना। साथ ही साथ इन्हें कब अपनाया गया वो भी आप उनकी डेट भी याद रखना। कई बार डेट पे ही पूछ लिया जाता है क्वेश्चन। राष्ट्रीय प्रतीक कौन कौन से ये भी पता होना चाहिए, क्या उनके नाम है ये पता होना चाहिए आपको, और साथ ही साथ वो किस डेट को अपनाए गए थे ये भी आपको पता होना चाहिए। आपको ये बहुत छोटा टॉपिक है। आपसे मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे से ज़्यादा आपको नहीं लगेगा और पूरा टॉपिक अच्छे से याद हो जाएगा। उसी तरह संविधान की विशेषताएं भी 1 घंटे में आपकी अच्छे से तैयार हो जाएंगी। और वो भी उसमें आप इसमें संविधान की विशेषताओं में जो एकात्मक विशेषताएं क्या है और संघात्मक विशेषताएं क्या है, दोनों को पढ़ना, दोनों को याद करना और दोनों को समझना, उनका कॉन्सेप्ट को। ठीक है, क्योंकि कई बार एग्जामिनर इस पॉइंट पे इस तरह से क्वेश्चन पूछता है कि कौन सी एकात्मक विशेषताएं नहीं है, कौन सी संघात्मक विशेषताएं नहीं है। आपको एक नोट्स भी दिया है मैंने, ये नोट्स आपको अवेलेबल करा दिया गया है। तो इस नोट्स में लास्ट में चलते हैं। ये देखिए, संविधान की जब हम विशेषताओं की बात करते हैं तो इसके अंदर आपको मैंने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अवेलेबल करा दिए हैं। ये इसके अंदर देखिए सारे विशेषताओं के पॉइंट है। साथ ही साथ संघीय विशेषताएं और एकात्मक विशेषताओं के भी पॉइंट मैंने आपको अवेलेबल करा दिए, तो इसे जरूर पढ़ लेना, अच्छे से याद रखना। एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ लेता है इस पॉइंट पे। ठीक है, सारे पॉइंट याद कर लेना, बहुत इजी पॉइंट्स हैं। अब बात करते हैं अगले पॉइंट पर। तो ये आपके छोटे से टॉपिक्स हैं और यहाँ से क्वेश्चन आने की क्या है संभावना है, बिल्कुल है। तो इसलिए आप इन्हें तैयार करके जाना। बात करते हैं मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य। इससे तो आपकी एग्जाम में जरूर क्वेश्चन आएगा। बिल्कुल इनके सारे आर्टिकल भी याद करके जाना आपको। मौलिक अधिकार के, मौलिक कर्तव्य के सारे आर्टिकल याद करके जाना। साथ ही साथ दोनों में क्या अंतर है, अंतर भी आप पढ़ के जाएंगे। साथ ही साथ इन्हें जो इनके स्रोत हैं या किस देश से लिए गए थे मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य, ये भी आपको पता होना चाहिए। यहाँ से मेनली एग्जामिनर क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, आपको मैंने लिस्ट अवेलेबल कराई है पूरे आर्टिकल्स की। इस आर्टिकल में मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य भी आपको अवेलेबल करा है। ये देखिए, ये सारी पूरी लिस्ट है मौलिक अधिकारों की, मौलिक अधिकारों की लिस्ट है। तो यहाँ ये जो मौलिक अधिकारों की लिस्ट है ये पूरी की पूरी आप याद कर लेना। इसके अंदर सारे आर्टिकल्स हैं कि समता या समानता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक है, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा के अधिकार, संपत्ति के अधिकार। तो ये जो आर्टिकल 14 से चालू होते हैं और आर्टिकल 32 तक आपको इन्हें पूरे कवर करके रखना है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है पूरे अच्छे से। सारे आर्टिकल क्या याद करना पड़ेंगे आपको, तो हाँ आपको पूरे आर्टिकल याद होना चाहिए। आर्टिकल 14 में क्या है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। आर्टिकल 16 में क्या है, आर्टिकल 17 तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई एग्जामों में पूछा गया इसे तो वेरी इंपोर्टेंट मार्क कर लेना। आर्टिकल 17 डायरेक्ट पूछा जाता है। अस्पृश्यता जो अनटचेबिलिटी है उसके लिए कौन सा आर्टिकल है, अस्पृश्यता के लिए, छुआछूत के को समाप्त करने के लिए संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है, अनटचेबिलिटी के लिए तो आर्टिकल 17 आपको मोस्ट इंपोर्टेंट मार्क कर लेना है इसे। स्वतंत्रता का अधिकार ये वो आपको पता होना चाहिए। 19 जो आपकी बोलने की आज़ादी किस आर्टिकल से आपको मिलती है, आर्टिकल 19 के तहत मिलती है। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, इसी के तहत आपका जो प्राइवेसी, राइट टू प्राइवेसी आता है, ये आर्टिकल 21 में आता है आपको। ये J.S. खेयर जी थे, सुप्रीम कोर्ट के उस समय ये मुख्य न्यायाधीश थे। उस समय इन्होंने जो ये राइट टू प्राइवेसी था इसको भी आर्टिकल 21 के अंतर्गत इंक्लूड करा था। और इनका ये जो डिसीजन आया था तो किस डेट को आया था, 24 अगस्त 2017 को। डायरेक्ट क्वेश्चन क्या पूछ लिया जाता है कि निजता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो ये इनडायरेक्ट वर्णित है तो आर्टिकल 21 तो ये सारे आर्टिकल आपको याद होने चाहिए। आर्टिकल इसे वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना।
सारे आर्टिकल याद करना है, ठीक है। लिस्ट आपको अवेलेबल करा दी है, तो ये आपको 21 है, इंपॉर्टेंट है। 6 से 14 वर्ष को के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का इसमें अधिकार है। शोषण के विरुद्ध अधिकार आपको पूरे याद होने चाहिए। इसमें आर्टिकल 24 मोस्ट इंपोर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है इस पर। फिर धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के सारे आर्टिकल आपको याद करके जाना है। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। फिर आते हैं आर्टिकल 32 पे, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये इसमें क्या है, रीट की बात की गई है। तो यहाँ पर कितने प्रकार की रीट है, कई बार कोई एग्जामिनर क्वेश्चन यही पूछ लेते हैं कि आर्टिकल 32 में कितने प्रकार की रीट का उल्लेख है। तो आर्टिकल जब हम बात कर लेते हैं आर्टिकल 32 में, तो आर्टिकल 32 में 5 प्रकार की रीट है। फिर आपको इसके नाम पता होना चाहिए, आपको नाम हिंदी और इंग्लिश दोनों में पता होने चाहिए। बंदी प्रत्यक्षीकरण, हेबियस कॉर्पस, वेंडमस, प्रोहिबिशन, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा, को वारंटो। तो ये पांचों के नाम आपको हिंदी में प्लस इंग्लिश में याद होना चाहिए। कई बार एग्जामिनर क्या करते हैं, हिंदी में नाम ही नहीं देते, वो हेबियस कॉर्पस भी इंग्लिश में ही लिख देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से पूछा जाता है। तो आपको इनके पांचों के नाम याद होना चाहिए, किस आर्टिकल में वर्णित है, तो आर्टिकल 32 में है। साथ ही साथ इनके क्या कॉन्सेप्ट है, तो ये भी समराइज वे में आपको नोट्स में अवेलेबल कराए हैं कि बंदी पक्षीकरण क्या बात करता है कि जब किसी को अवैध रूप से अगर बंदी बना लिया जाता है, तो फिर वो व्यक्ति या उसके रिलेटिव डायरेक्ट रिट फाइल कर सकते हैं, कहाँ पर, सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 के तहत डायरेक्ट वो रिट फाइल कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में कि देखिए ये हमारा व्यक्ति था, जानबूझ के इस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है, तो उसके लिए आप हेबियस कॉर्पस रिट फाइल कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। इसी प्रकार परमादेश, प्रतिषेध लेख, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा, ये पांचों आर्टिकल, ये जो पांचों की पांचों रीट हैं, ये आपको इनके नाम हिंदी प्लस इंग्लिश में याद होना चाहिए, साथ ही साथ इनके कॉन्सेप्ट। कई बार इस डिटेल से ही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन से प्रकार की रीट है, तो आपको ये अच्छे से याद होने चाहिए, पूरे आर्टिकल याद होना चाहिए, ठीक है। मौलिक अधिकारों के पूरे आर्टिकल याद होना चाहिए, आर्टिकल के अंदर थोड़ी बहुत डिटेल्स भी आपको पता होना चाहिए, पर एटलीस्ट अगर आपको डिटेल ना भी पता हो तो एटलीस्ट आपको कम से कम आर्टिकल तो पता होना चाहिए, और ये आर्टिकल आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है। एक बार हम इस पे भी बात कर लेंगे, ये आपको आज अवेलेबल कराया है तो इससे भी एक बार देख लेंगे। तो ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, ठीक है। फिर संघीय व्यवस्थापिका की बात कर लेते हैं। संघीय व्यवस्थापिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, संघीय कार्यपालिका, मंत्रिपरिषद। तो यहाँ से जो क्वेश्चंस आते हैं, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मेनली राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पर पूछे जाते हैं, मेनली जो क्वेश्चन आता है। फिर एक पूछ लिया जाता है क्वेश्चन की संसद क्या होता है, संसद किससे मिलकर बना है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है, ठीक है। मेनली क्वेश्चन यहाँ से इस प्रकार के आते हैं। लोकसभा और राज्यसभा की अगर हम बात करें तो यहाँ से उतने ज्यादा क्वेश्चन फॉर्म नहीं होते हैं लोकसभा या राज्यसभा से। हाँ, यहाँ पर आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि लोकसभा में कितने मेंबर हैं, राज्यसभा में कितने टोटल मेंबर होते हैं, ये पता होना चाहिए। कार्यकाल कितना है, यहाँ से किस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि राज्यसभा में जो व्यक्ति नॉमिनेट हुए हैं उनका कार्यकाल कितना होता है, कार्यकाल पे क्वेश्चन आ जाता है, उम्र पे क्वेश्चन आ जाता है, कितने सदस्य राज्यसभा में रहते हैं सदस्य। इसी तरह के सेम सिमिलर क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं। राज्यसभा में किस तरह से चुना जाता है सदस्यों को, लोकसभा में किस तरह से चुना जाता है सदस्यों को, किस राज्य से कितनी मतलब लोकसभा की सीटें हैं, ये पूछ लिया जाता है। तो आपको स्पेशली एमपी का जरूर करके जाना है कि एमपी में लोकसभा की सीटें कितनी हैं, एमपी में राज्यसभा के लिए कुल कितनी सीटें हैं। तो आपको एमपी की सीटें पता होना चाहिए, साथ ही साथ टोटल जो इंडिया की सीटें हैं लोकसभा और राज्यसभा की वो पता होना चाहिए। इस तरह के यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बात कर लेते हैं सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय पर। तो आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि सर्वोच्च न्यायालय सबसे बड़ा न्यायालय है। इसके द्वारा दिया गया कोई सा भी डिसीजन हो सभी पर बाउंड होता है, मतलब सब पर लागू होता है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट इसलिए इसका नाम है, हायर अथॉरिटी है ये। उसके नीचे फिर आता है उच्च न्यायालय, फिर उच्च न्यायालय के नीचे आ जाते हैं आपके जिला न्यायालय आ जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आ जाते हैं। तो ये आपको पूरा पता होना चाहिए। इनके आर्टिकल मेनली सर्वोच्च न्यायालय के आर्टिकल आपको पता होना चाहिए, अनुच्छेद, साथ ही साथ सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों भी आपको पता होना चाहिए, इसकी क्या शक्तियां, इस पे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो ये मतलब आपको पूरा डीप में जाके, बहुत ज़्यादा डीप में आपको नहीं पढ़ना, लेकिन आपको इनकी जो मूलभूत जानकारियां वो आपको पता होना चाहिए और आपका काम हो जाएगा, ठीक है। वही बात कर लेते हैं राज्य सरकार
राज्यपाल और राज्य की मंत्रिपरिषद, यहाँ से भी सिमिलर टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको इन सभी क्वेश्चन का एक पूरा मतलब एक बार आप पढ़ लेंगे ना तो ही आपका काम हो जाएगा। राज्यपाल क्या होता है, उसके क्या काम है, किस आर्टिकल में उल्लेख है, राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में वर्णित है, फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर का। एक राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस में उल्लेखित है, तो आपको ये कहाँ मिल जाएगा, पूरा की पूरा जो आपको लिस्ट है, अभी हम लिस्ट देख लेंगे, उसमें मिल जाती है बेसिक जानकारी। बात कर लेते हैं आपका 73वां और 74वां संविधान संशोधन, इसे वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आएगा। वेरी वेरी आईएमपी मार्क कर लेना। क्या क्वेश्चन पूछते हैं, सबसे पहले इसमें क्वेश्चन जो पूछा जाता है समितियों पे पूछा जाता है, जो इसके संबंध में कमेटी गठित की गई थी उसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि बलवंत राय मेहता समिति कब गठित की गई थी, ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। तो जो 4-5 समितियां वो आपको पूरी की पूरी समितियां अच्छे से तैयार करके जाना है। किस समिति की क्या मेनली रिकमेंडेशन थी, किसने त्रिस्तरीय की सिफारिश, किसने किसने द्विस्तरीय की सिफारिश की थी, ये पता होना चाहिए आपको। ग्रामीण और नगरीय संस्थाओं के बारे में आपको पूरा जानकारी होना चाहिए। साथ ही साथ इनके आर्टिकल पे भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो आपको ये सारे आर्टिकल पता होने चाहिए। यहाँ से इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कौन सा राज्य है जिसने सबसे पहले स्थानीय स्वशासन को लागू किया, इस तरह के यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, और स्थानीय स्वशासन के क्या कार्य हैं, नगरीय संस्थाओं के क्या कार्यकाल हैं, इनका चुनाव निर्वाचन किस प्रकार से होता है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, यहाँ से इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तैयार करके जाना, क्वेश्चंस आता है। आर्टिकल भी अच्छे से तैयार करके जाना, साथ ही साथ समितियां जरूर, समितियां और आर्टिकल मेन इंपॉर्टेंट यहाँ से पूछा जाता है। तीसरा, इसके कार्यकाल पे प्रश्न पूछ लिया जाता है, और जो इनके अंदर सदस्य होते हैं उन सदस्यों के निर्वाचन पे। एक तो सबसे इम्पोर्टेंट है स्थानीय स्वशासन पे समितियां, समितियों के बाद जो सेकेंड क्वेश्चन पूछा जाता है आर्टिकल पे पूछा जाता है। आर्टिकल के बाद जो इनका टर्म टर्म होता है कि कौन कितने साल के कार्य, कितना किसका टेन्योर होता है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जो फोर्थ क्वेश्चन होता है, इनके जो सदस्य होते हैं तो किसका प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, किसका अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, कार्यकाल किसका कितना होता है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से। ठीक है, स्थानीय स्वशासन से बात कर लेते हैं आयोग पर। तो आयोग को वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करना, वेरी वेरी आईएमपी, यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछेगा आपसे। बाल एवं मानवाधिकार आयोग, मानवाधिकार आयोग है एक जो बच्चों के लिए है, मानवाधिकार आयोग है। फिर निर्वाचन आयोग को मोस्ट इंपोर्टेंट मार्क करना, निर्वाचन आयोग के सारे आर्टिकल आपको याद होना चाहिए। आर्टिकल के साथ ही साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि निर्वाचन के लिए कि अभी राजनीतिक दल भी आपको टॉपिक दिया हुआ है, तो वहाँ आप जो राजनीतिक दल हैं तो वर्तमान में कितने राजनीतिक दल हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। ये संख्या चेंज हो गई है, इसलिए आप इसे नोट कर लेना। अभी आप भी एक राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा आपको मिल गया है, तो इसके लिए जो अब राष्ट्रीय दलों की संख्या है, किसी किसी का हट गया है राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा, जैसे आपको मिल गया है, तो जैसे किसी किसी पार्टी का राष्ट्रीय दर्जा हट चुका है। तो अभी जो वर्तमान में संख्या है, पहले संख्या 8 हुआ करती थी, पर अभी हाल ही में फिर से निर्वाचन आयोग ने, भारत निर्वाचन आयोग ने नई लिस्ट जारी करी है, और अब संख्या कितनी हो गई है, 6 हो गई है। ठीक है, तो याद रखना कि अब जो राष्ट्रीय पार्टी है, जो राष्ट्रीय पार्टी है, उनकी संख्या कितनी है, 6 है। FT SC OBC तीनों अलग अलग आयोग है। SC आयोग, FT आयोग ये अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए है, और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आयोग बनाए हैं। इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनका संविधान में कहाँ उल्लेख है, इस पे संविधान के आर्टिकल पे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। फिर इसके अंदर जो नियुक्ति वगैरह होती है तो नियुक्ति का क्या कार्यकाल है, कार्यकाल ये सभी पूछ लिया जाता है। तो ये बहुत मतलब छोटे छोटे टॉपिक्स हैं और बड़ी आसानी से तैयार हो जाएंगे आपके, और ये सबसे क्वेश्चंस आते हैं। ये मेनली जो आपके 8 टॉपिक हैं, ये ऐसे 8 टॉपिक हैं जिसमें आप मतलब अगर आपने मान लीजिए अभी तक संविधान में कुछ भी नहीं पढ़ा हो, मतलब आज की तारीख में अगर आपका संविधान में स्तर, ये जो आज 8 टॉपिक लिखे हैं, इन 8 में अगर आपका स्तर 0 भी हो, तो भी आपके पास अभी आपकी एग्जाम जैसे 25 को शेड्यूल है, 25 तारीख से स्टार्ट होंगी, तो भी आपके पास ऑलमोस्ट 10-11 दिन है, आप इन टॉपिक्स को आराम से और अच्छे से तैयार कर सकते हैं। बहुत आसान पड़ता है संविधान, और बहुत अच्छा लगेगा, और आप एक एक दिन में एक एक टॉपिक आराम से तैयार कर लेंगे। जैसे राष्ट्रीय प्रतीक और संविधान की विशेषता, मौलिक अधिकार और कर्तव्य तैयार करना, एक दिन में कोई मतलब बड़ा टास्क नहीं है, 4-5 घंटे 6 घंटे आप पढ़ाई करेंगे और आपका टॉपिक तैयार हो जाएंगे। 5-6 घंटे में तो ये तैयार हो जाएगा, अच्छे से हो जाएंगे, सारे आर्टिकल्स याद हो जाएंगे। 2 घंटे में आपका ये टॉपिक तैयार हो जाएगा।
2 से 3 घंटे में आपका 3 घंटे या ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 घंटे में आप राष्ट्रपति क्या होता है, क्या कार्य है, किस तरह से निर्वाचन होता है, उसके निर्वाचन में कौन शामिल होता है राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धतियां वगैरह, उपराष्ट्रपति देख लेना। लोकसभा और राज्यसभा में तो आपको कार्यकाल है, कितनी उम्र का व्यक्ति इसमें बन सकता है, कितने सदस्य होते हैं, इस तरह का मतलब क्वेश्चन आपको तैयार करना है। और आपका ये लोकसभा राज्यसभा तैयार हो जाएगा। मंत्रिपरिषद क्या है, किसमें संविधान में उल्लेख है, कैबिनेट मंत्री क्या होते हैं, राज्य मंत्री क्या होते हैं, इस तरह की चीजें तैयार कर लेना और आपका टॉपिक तैयार हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय अच्छे से तैयार कर लोगे, उसका कॉन्सेप्ट अच्छे से कर लिया, यहाँ पर अप्लाई हो जाता है उच्च न्यायालय पे। तो आर्टिकल ही याद करना और कॉन्सेप्ट समझना है और आपका ये टॉपिक तैयार हो जाएगा। सिमिलर जिस तरह से यहाँ पर काम चल रहा था उसी तरह राज्यों के लिए यहाँ पर आ जाता है राष्ट्रपति, तो यहाँ पर राज्यपाल हो जाता है। वहाँ पर केंद्र सरकार हो जाती है तो यहाँ राज्य सरकार हो जाती है। वहाँ मंत्रिपरिषद केंद्रीय मंत्रिपरिषद होती है, राज्य की मंत्रिपरिषद हो जाती है। स्थानीय स्वशासन में 73वां और 74वां संविधान संशोधन अच्छे से तैयार करना। किस संविधान संशोधन में आए थे, तो 73वां नगरीय ग्रामीण के लिए था, 74वां नगरीय संस्थाओं के लिए था। तो ये पूरा अच्छे से तैयार करना, इनकी समितियां तैयार कर लेना सारी, सब समितियां अच्छे से तैयार करके जाना। किस राज्य ने पहले इन्हें लागू करा उसे तैयार करना। सारे आर्टिकल याद करके चले जाना और बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ के चले जाना, क्वेश्चन बन जाएगा। आयोग अच्छे से तैयार करके जाना, आयोग पे क्वेश्चन आएगा। में मोस्ट इंपॉर्टेंट है निर्वाचन आयोग, फिर FT SC OBC मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इन दोनों का ही संविधान में उल्लेख है, इसलिए संवैधानिक निकाय हो जाते हैं। निर्वाचन आयोग का भी संविधान में उल्लेख है 324 में, ठीक है। तो ये आपका संवैधानिक आयोग हो जाता है। FT SC OBC का अगेन संविधान में उल्लेख है, इसलिए संवैधानिक आयोग हो जाते हैं। बाल एवं मानव अधिकार आयोग ये बच्चों के लिए है, ठीक है, और ये मानवों के लिए है, तो दोनों आयोग अलग अलग है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और ये लास्ट में लिखा है संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद। तो ये जो संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, यहाँ पर अब जब आप पूरा सिलेबस तैयार करोगे ना, इतना 1 से लेकर 7 तक का, तो ऑलमोस्ट आपके संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल जो है वो तैयार हो जाएंगे। मौलिक अधिकार पढ़ोगे आप, तैयार हो जाएंगे। मौलिक कर्तव्य पढ़ोगे, अनुच्छेद तैयार हो जाएंगे। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को पढ़ोगे, मंत्रिपरिषद को पढ़ोगे, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, राज्यपाल, राज्य की मंत्रिपरिषद, ये सब पढ़ोगे। 73वां 74वां संविधान संशोधन, इनके आर्टिकल पढ़ोगे। निर्वाचन आयोग को आप तैयार करोगे, FT SC OBC आयोग को तैयार करोगे, तो ऑटोमेटिकली आपके जो आर्टिकल्स हैं वो तैयार होते जाएंगे। तो ये जो आपका 8वां टॉपिक है, ये सातों को तैयार करने पे जो 8वां टॉपिक होगा ऑटोमेटिकली आपका प्रिपेयर हो जाएगा। तो इस तरह से ये जो आपको 1 to 8 तक के टॉपिक हैं, इसे आप अच्छे से तैयार करना। मेनली जो आपका संविधान का जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इन 8 टॉपिक से मेनली पूछे जाएंगे। यहाँ सबसे ज़्यादा क्वेश्चन स्पेसिफिक मतलब पूछे जाते हैं, और वे बहुत ज़्यादा मतलब आपको ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा डीप में पढ़ने की आवश्यकता है। अगर आप केवल एक बार अच्छे से संविधान बेसिक से थोड़ा सा ऊपर लेवल का भी तैयार कर लोगे, तो आपसे ऑलमोस्ट संविधान के सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, और वो भी पूरे सही सही। केवल आप इन आर्टिकल्स को 2 से 3 बार आपको रिवाइज करना पड़ेगा आर्टिकल को, और आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। जैसे आप SC आयोग को तैयार कर लोगे, तो जो FT और OBC तीनों के लिए सिमिलर कंसेप्ट चलता है, केवल आर्टिकल चेंज हो जाता है। एक और इसमें यह बात याद रखना कि जो आपके FT SC OBC आयोग है, निर्वाचन आयोग है, मानवाधिकार आयोग है, बाल एवं मानवाधिकार आयोग है, ये जितने भी आयोग हैं, इन आयोग में आपको कुछ बातें और इम्पोर्टेंट याद रख लेना। इन आयोग में क्या याद रखना, इन आयोग में सबसे पहले तो याद रखना, देखिए, किसी का जिसका उल्लेख संविधान में होगा वो संवैधानिक निकाय हो जाते हैं। जिसका किसी एक्ट वगैरह में हो जाता है तो फिर वो आपके स्टेचुरी हो जाते हैं, स्टेचुरी बॉडी हो जाते हैं, ठीक है, सांविधिक हो जाते हैं वो, क्योंकि उनका लॉ में उल्लेख है, तो सांविधिक आयोग हो जाते हैं। तो इस बात का ध्यान रखना कि कौन संवैधानिक होता है, कौन सांविधिक होता है, ये बात याद रखना। सेकेंड, आप क्या तैयार करके जाना, इनके सारे आर्टिकल आयोग के तैयार करके चले जाना, अनुच्छेद तैयार करके जाना, इनके मुख्यालय कहाँ पर है ये तैयार करके जाओगे, और साथ ही साथ वर्तमान में इनका अध्यक्ष कौन है, तो ये आप याद करके जाना। डायरेक्ट ही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अभी OBC के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, इस तरह का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, या वर्तमान में भारत के निर्वाचन आयुक्त कौन है, इस तरह का क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, या निर्वाचन आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है, तो ये आप तैयार करके चले जाना। साथ ही साथ MP भी देख लेना, MP में निर्वाचन आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है, कौन है वर्तमान में इसके अध्यक्ष। तो इस तरह के यहाँ से आपके आयोग के मेनली क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, आर्टिकल पे पूछ ले जाते हैं, थोड़ा बहुत इसका जो डीप का जो कंटेंट है वहाँ से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। कंटेंट थोड़ा सा तैयार करोगे बन जाएगा। मुख्यालय सबके देख के चले जाना, वर्तमान अध्यक्ष देख के चले जाना, और एक बार पूरा इनका कॉन्सेप्ट देख लेना।
क्वेश्चन बन जाएगा। अब हम चलते हैं जो आपको ये नोट्स दिया था, इसे पूरा याद करना, डेली बेसिस पे याद करना। जैसे देखिए यहीं से चालू होता है आपका ये नोट्स मौलिक अधिकारों से। तो पूरे इसके अंदर मौलिक अधिकार हम कौन कौन से हैं, आपके सारे मौलिक अधिकार दिए गए हैं, उनके सारे आर्टिकल दिए गए हैं इसमें, पूरे याद कर लेना। स्वतंत्रता का अधिकार, तो पूरे के पूरे उसमें आर्टिकल है। शोषण के विरुद्ध अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है आर्टिकल 32, और इसमें पांचों प्रकार की जो रीट है वो भी इसमें दी गई है। साथ ही साथ इन रीट को समराइज फॉर्म में लिखा है ताकि आपको समझ में आ जाए, और ये रीट से क्वेश्चन आता है तो आपको इनका ये भी पता होना चाहिए कि किस से आर्टिकल में दी गई है। तो आर्टिकल 32 में दी गई है। कितने प्रकार की रीट दी गई है, तो 5 प्रकार की दी गई है, और साथ ही साथ इनकी डिटेल भी आपको तैयार करना है। और इस तरह से आपका ये जो मौलिक अधिकार वाला टॉपिक है, ये सारे आर्टिकल तैयार हो जाएंगे। उसके बाद बात कर लेते हैं हम राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की, जो आपके 36 से 51 तक हो जाते हैं। किस देश से लिए हैं, तो ये देखिए आयरलैंड से लिए गए हैं, ये याद रखना। इस तरह का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं, तो आपको पता होना चाहिए आयरलैंड से लिए गए हैं। मौलिक अधिकार किससे लिए गए, तो मौलिक अधिकार जैसे अमेरिका से लिए गए हैं, ये बात याद रखना। नहीं लिखा हो इसमें तो लिख लेना, मौलिक अधिकार किस देश से लिए, अमेरिका से लिए गए हैं, ठीक है, लिख लेना इसमें। मौलिक अधिकार किस देश से लिए, तो अमेरिका से लिए हैं। और आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो आयरलैंड से लिए हैं। तो ये सारे आर्टिकल इनके याद कर लेना, ये रहे आपके आर्टिकल। तो ये सारे आर्टिकल याद कर लेना। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है इस तरह से कि सामान्य न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता का उल्लेख किस आर्टिकल में है, तो आपको पता होना चाहिए 39 क में है। ग्राम पंचायतों के गठन की बात किस आर्टिकल में की गई है, तो आर्टिकल 40 में की गई है। फिर पूछा जाता है कि समान सिविल संहिता की बात किस आर्टिकल में की गई है, तो आर्टिकल 44 में की गई है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 40 आर्टिकल 47, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। 48 पे भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, पर्यावरण से संबंधित है, इसलिए डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाता है कि पर्यावरण का संरक्षण संवर्धन का उल्लेख किस आर्टिकल के अंदर है, तो आर्टिकल 48 क में है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए कौन सा आर्टिकल है, तो 51 है। कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों अलग अलग होना चाहिए, दोनों के पृथक्करण का की बात किस आर्टिकल में की गई है, तो 50 में। तो सारे के सारे आर्टिकल आपको याद होना चाहिए, डायरेक्ट आर्टिकल पे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और आप आर्टिकल याद करेंगे तो आपका जो मौलिक कर्तव्य है ये भी तैयार हो जाते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व भी तैयार हो जाएंगे आपके, और आर्टिकल भी तैयार हो जाएंगे। फिर बात कर लेते हैं कर्तव्यों पे। मौलिक कर्तव्य, तो मौलिक कर्तव्य डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है किस भाग में है, तो ये पता होना चाहिए आपको कि भाग 4 का है। किस आर्टिकल में है, तो 51 का में है। किस समिति ने इसकी सिफारिश की थी, तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति थी। कितने इनकी संख्या कितनी है, तो संख्या 11 है। और एक बार ये पूरे के पूरे याद करके जाना, 11 की 11, साथ ही साथ लाइन से याद करना, ठीक है। और पूरे याद रखना, क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया जाता है इनसे, तो ये याद होना चाहिए। और आपके पूरे इसी तरह आपके क्या तैयार हो जाएंगे, पूरे मौलिक कर्तव्य तैयार हो जाएंगे। फिर भाग 5 बात करता है संघ सरकार पे बात करता है, इसमें कार्यपालिका की बात भी की गई है, राष्ट्रपति की बात की गई है। तो ये राष्ट्रपति के पूरे आर्टिकल आपको दिए गए हैं। पूछ लेता है आपसे कि राष्ट्रपति के निर्वाचन का उल्लेख किसमें है, तो 54 में है। राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति, तो उसका उल्लेख 55 में है। तो आप 2-3 बार पढ़ेंगे, अभी आप जैसे फर्स्ट टाइम पढ़ रहे होंगे तो आपको थोड़ा सा टफ लगेगा, लेकिन 3-4 बार पढ़ लेंगे तो ये आर्टिकल सारे याद हो जाते हैं, ठीक है। ये लिस्ट मैंने अपने लिए ही बनाई थी, वही लिस्ट मैंने आपके साथ शेयर की है। तो ये लिस्ट मतलब बहुत रिफाइन करके आपके लिए दी गई है आपको, कि जो आपका सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग आपको दी गई है। और आप इसे 2-3 बार पढ़ लोगे ना तो आपको डेफिनेटली ये सारे आर्टिकल याद हो जाएंगे। अगर आप अभी जैसे पहली बार पढ़ रहे होंगे या पहली बार सुन रहे होंगे तो आपको लगेगा इतने सारे आर्टिकल हैं, कैसे याद होंगे। पर आप 2-3 बार ही पढ़ोगे ना तो याद हो जाएंगे। कैसे याद करना है, पहले पहले आपको पूरा आर्टिकल याद करके कैसे चलना है, पहले ये याद कर लो कि जैसे राष्ट्रपति है तो राष्ट्रपति कहाँ से उल्लेख शुरू हो जाता है, 52 से हो जाता है राष्ट्रपति का। फिर उपराष्ट्रपति की बात करते हैं तो 63 से इसका उल्लेख शुरू हो जाता है उपराष्ट्रपति का। तो ये आपको इस तरह से याद करने में ईजी हो जाता है। मौलिक अधिकारों की बात कर लेते हैं, मौलिक कर्तव्यों की बात कर लेते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की बात कर लेते हैं। तो वो जैसे 36 से 51 तक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से कहाँ तक है, 36 से 51 तक है।
उसके बाद अगर कर्तव्यों की बात कर लेते हैं तो वो 51 का में आ जाते हैं। राष्ट्रपति आपका चालू हो जाता है 52 से, ठीक है, 52 से 62 तक। फिर 63 से आपके उपराष्ट्रपति आ जाते हैं। तो इस तरह से पहले याद कर लेना, फिर उसके अंदर के याद करना, तो याद हो जाएंगे। ठीक है, ऐसा कोई मतलब टफ काम नहीं है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि राष्ट्रपति के पद के संबंध में जो शर्तें हैं वो किस में उल्लेखित है। राष्ट्रपति अगर आपको निर्वाचित होना है तो उसके लिए क्या योग्यता है, तो किस में उल्लेखित है, तो 58 में है, आर्टिकल 58 है। तो उम्र कितनी होना चाहिए आपकी, तो उम्र आपकी 35 साल होना चाहिए। कितने कार्यकाल के लिए कोई व्यक्ति बन सकता है, तो 5 साल के लिए। एक बार का टर्म उसका 5 ईयर का होता है। और उसमें क्या योग्यता होना चाहिए, जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की उसमें योग्यता होना चाहिए राष्ट्रपति बनना है तो। राष्ट्रपति की ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है डायरेक्ट कि राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियां किसमें उल्लेखित है, तो आपको पता होना चाहिए राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियां 72 में है। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछ लिया जाता है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया का उल्लेख किसमें, तो 61 में है। फिर महाभियोग की प्रक्रिया क्या होती है ये आपको पता होना चाहिए। कितने इसके नंबर हैं वो नंबर भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, महाभियोग की प्रक्रिया चलाएं कितने नंबर्स की रिक्वायरमेंट रहती है। तो ये जब आप पढ़ोगे बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है और ये आपका तैयार हो जाएगा। फिर बात कर लेते हैं आपके उपराष्ट्रपति पे, तो आर्टिकल 63 से स्टार्ट हो जाते हैं उपराष्ट्रपति। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होता है, डायरेक्ट ही पूछ लिया जाता है कि उपराष्ट्रपति पदेन सभापति होता है किस का। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो उपराष्ट्रपति पदेन सभा होती है सभापति होता है राज्यसभा का होता है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन का उल्लेख इसमें है, तो 66 में है। शपथ का उल्लेख बात करें तो 59 में है। सब इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं। ठीक है, अब आप बोलेंगे सर रिपीट क्यों, तो ये आपको आर्टिकल एक सीरीज में दिए गए हैं इसलिए। ठीक है, फिर ये मंत्रिपरिषद की भी बात की गई है। राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद आर्टिकल कौन सा बात करता है, 74। मंत्रियों के बारे में उपबंध 75 में है। डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भारत के महान्यायवादी का उल्लेख किस आर्टिकल में है, भारत के महान्यायवादी का। तो आपको फिर पता होना चाहिए कि भारत का जो महान्यायवादी है उसका उल्लेख आर्टिकल 76 में है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है ये। ठीक है, तो ये सारे के सारे इसके आपको यहाँ पर समराइज वे में सारी चीज़ें दी गई हैं। तो यहाँ पर जो अभी 165 बात करता है, राज्य के महाधिवक्ता की बात करता है, एडवोकेट जनरल की बात करता है। तो कन्फ्यूज़न नहीं हो आपको, इसीलिए साथ में लिखे गए हैं ये। तो आर्टिकल 76 ये केंद्र का होता है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। और जो एडवोकेट जनरल होते हैं ये राज्य के होते हैं। ठीक है, इनका आर्टिकल 165 याद रखना। फिर संघ सरकारों की बात हो जाती है। संसद की बात देखिए किस आर्टिकल में कहाँ से कहाँ तक है। संसद किससे मिलकर बनती है, ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। तो बहुत ही शॉर्ट में है, आपको ये नोट्स दिया गया है, लेकिन इसमें काफ़ी काम की बातें हैं। ठीक है, इसे बिल्कुल अच्छे से पढ़ना और ध्यान से पढ़ना, और ये जो नोट्स है आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। ठीक है, काफ़ी हेल्पफुल होगा। ये संसद किससे मिलकर बनती है, तो संसद राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनती है। संसद का गठन की बात करें तो देखिए 79 में है। राज्यसभा की संरचना 80 में है और 81 में आपकी लोकसभा की संरचना है। ये जो राष्ट्रपति देखिए 12 सदस्यों का जो मनोनयन करते हैं वो किस आर्टिकल में, तो यह 80 आर्टिकल 80 का सब आर्टिकल 3 है। ठीक है, इस पॉइंट पर ही आपसे कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्यों का मनोनयन किया जाता है तो किस आर्टिकल में, तो आपको पता होना चाहिए आर्टिकल 80 सब आर्टिकल 3 है इसका। तो ये सारे आर्टिकल आप तैयार कर लेना। ठीक है, इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि संयुक्त बैठक का उल्लेख किसमें है, तो 108 में है। जो धन विधेयक है उसके बारे में जो प्रक्रिया की बात की गई है वो 109 में है, जबकि जो इसकी डेफिनेशन है 110 में है। इस पॉइंट पे मेनली क्वेश्चन पूछा जाता है कि धन विधेयक को कहाँ पर परिभाषित किया गया है संविधान में, इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है तो धन विधेयक को 110 में। फिर जो आपका विनियोग विधेयक होता है इसको, तो इसको 114 में। ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है, इसे मोस्ट इंपोर्टेंट मार्क कर लेना आपको। 123 को डायरेक्ट इस पे क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस आर्टिकल में है, इसे वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करना। तो राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति की बात की जाती है 123 में। उसके बाद संघ की कार्यपालिका न्यायपालिका की बात हो जाती है, संघ की न्यायपालिका न्यायालय आ जाता है। तो आपका ये जो उच्चतम न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है, इसका उल्लेख कहाँ पर है, इसकी स्थापना और गठन का उल्लेख 124 में है। राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति 123 में। डायरेक्ट इसे रट लेना, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है इससे।
वेरी IMP मार्क कर लेना कि राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करना ऑर्डिनेंस जारी करने की जो पावर है वो किस आर्टिकल में डिफाइन की गई है, वर्णित की गई है, तो 123 है। उच्चतम न्यायालय जो सर्वोच्च न्यायालय है इसकी स्थापना की बात की गई है, गठन की बात की गई है 124 में। जो एडहॉक जज होते हैं, तदर्थ न्यायाधीश होते हैं, इसके नियुक्ति के संबंध में उल्लेख संविधान के आर्टिकल 127 में है। उच्चतम न्यायालय जो भी वो डिसीजन देता है उसका डिसीजन फिर क्या हो जाता है, वो रिकॉर्ड के रूप में रख लिया जाता है और वो मान्य होता है कब तक मान्य होता है, उसी का दिया हुआ डिसीजन जब तक कि संसद के द्वारा अधिनियम ना बना दिया जाए तब तक जो डिसीजन सर्वोच्च न्यायालय देता है वही डिसीजन पूरे भारत पर लागू होता है। इसीलिए उसके जो डिसीजन होते हैं उनको रिकॉर्ड के रूप में रखा जाता है, इसलिए उच्चतम न्यायालय को एक अभिलेख न्यायालय भी कहते हैं। तो इसका उल्लेख 129 में है। इसके पास रिव्यू का भी पावर है, तो इसका उल्लेख 137 में है। उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति 143 में। तो सारे इंपोर्टेंट आर्टिकल हैं। CAG का उल्लेख कहाँ पर है, 148 से 151 में है। CAG मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसका कार्यकाल पे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। कंप्यूटर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है। CAG है, केग इसे हिंदी में कहते हैं, भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। इसके पूरे चारों आर्टिकल याद कर लेना, 148, 49, 50 और 51। उसके बाद आपका शुरू हो जाता है भाग 5, जिसमें राज्य सरकारों की बात की गई है। भाग 5 में राज्य सरकार की बातें, इनकी परिभाषा, राज्यपाल और राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में ये सभी बात है। इसके अंदर राज्यपाल के संबंध में राज्य का महाधिवक्ता 165 है। राज्यों का विधानमंडल, विधान परिषद, विधानसभाओं की संरचना, ये सभी इसके अंदर सारे आर्टिकल्स कवर हैं। ये जो धन विधेयक है, धन विधेयक की परिभाषा है, ये सभी राज्य के संबंध में है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आपका, ये देखिए एक क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है, राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति, तो देखिए वो 123 था राष्ट्रपति का, ये 213 है। राज्यपाल की ऑर्डिनेंस जारी करने की पावर, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो राज्यपाल होता है उसकी अध्यादेश जारी करने की शक्ति का उल्लेख कहाँ है, तो 213 में। राष्ट्रपति का पूछे तो अभी बताया था आपको, राष्ट्रपति का 123। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। राष्ट्रपति का पूछे एग्जामिनर तो 123 लगाना, अगर राज्यपाल पूछ रहा है तो फिर 213। फिर उच्च न्यायालय की बात कर लेते हैं। अभी हमने सर्वोच्च न्यायालय की बात की थी, उच्च न्यायालय की स्थापना वगैरह का उल्लेख कहाँ पर है, 214 में। फिर उच्च न्यायालय के भी जो डिसीजन होते हैं वो उस पूरे राज्य के लिए बाध्यकारी होते हैं जहाँ पर उच्च न्यायालय स्थित होता है। जैसे मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय का जो भी डिसीजन होगा पूरे मध्य प्रदेश पे लागू होगा, तो ये 215 में उल्लेख है। गठन की बात 216 में की गई है। ये सारे आर्टिकल आप अच्छे से तैयार कर लेना। ठीक है, उच्च न्यायालय को कुछ रीट जारी करने की पावर दी गई है, किसमें दी गई है, 226 में। जबकि सर्वोच्च न्यायालय की रीट जारी करने की पावर किसमें थी, 32 में थी। आर्टिकल 32 में 5 प्रकार की रीट थी। फिर आपका जो अधीनस्थ न्यायालय वगैरह इनका उल्लेख है, न्यायालय वगैरह जिला न्यायाधीशों का। फिर आ जाते हैं आपके पंचायतों पे जो आपका टॉपिक था 73वां संविधान संशोधन, उस पर बात है। तो इसमें पंचायतों की गठन, उनकी संरचना, आरक्षण, ये सब थोड़ा डिटेल में तैयार करके भी जाना, साथ ही साथ आर्टिकल भी याद रखना। एग्जामिनर कई बार आर्टिकल पे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, कई बार इनकी डिटेल पर, तो आपको दोनों पता होना चाहिए। ठीक है, इसे मोस्ट इंपोर्टेंट मार्क कर लेना कि ग्राम सभा का उल्लेख कहाँ पर है, तो 243 का में है। डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि पंचायतों के लिए आरक्षण का उल्लेख कहाँ पर है, पंचायतों की क्या अवधि है, डिटेल भी कवर करके जाना, आर्टिकल भी कवर करके जाना। फिर नगर पालिकाओं की बात हो जाती है, तो यह आपका आर्टिकल 74 हो जाता है। संविधान संशोधन 74वां हो जाता है। यह संविधान संशोधन कौन सा था, 73वां संविधान संशोधन पंचायतों के लिए है। इसमें पंचायतों के कितने कार्य दिए वो भी एक बार पढ़ के चले जाना। 74वां संविधान संशोधन है ये, जो कि नगर पालिकाओं के लिए है। इनकी गठन, संरचना, निर्वाचन, ये सब कवर करके चले जाना। कई बार यही क्वेश्चन पूछा जाता है, जिला योजना के लिए जो समिति का उल्लेख कहाँ पर किया गया है। ठीक है, महानगर योजना के लिए समिति का उल्लेख कहाँ पर किया गया है संविधान में, तो 243, ये यह है, यह और ड। ठीक है, ये सारे आर्टिकल याद करके चले जाना। फिर आ जाते हैं आपका निर्वाचन पे, निर्वाचन आयोग जो आपको दिया हुआ है, तो कहाँ पर है, किस संविधान के भाग कितने, संविधान के भाग 15 में है। आर्टिकल 324 से 329 तक इसका उल्लेख है।
तो सारे आर्टिकल तैयार करके चले जाना, साथ ही साथ डिटेल भी तैयार करके जाना निर्वाचन आयोग की, और साथ ही साथ निर्वाचन आयोग में इसकी जो समितियां वगैरह बनी थी वो कवर करके चले जाना। साथ ही साथ जो राष्ट्रीय पार्टी का जो दर्जा दिया जाता है किसी को, तो उसके क्या क्राइटेरिया हैं वो आप जब संविधान पढ़ेंगे तो संविधान में उल्लेखित है, उसे एक बार देखकर चले जाना। तो इस तरह के यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वयस्क मताधिकार का उल्लेख संविधान के किस आर्टिकल में है? तो वयस्क मताधिकार में का उल्लेख 326 में है। एक बार पूछ लिया जाता है ये क्वेश्चन कि वयस्क मताधिकार क्या हो जाता है, तो आप सभी को पता है कि जो व्यक्ति 18 साल का हो जाता है वो ही वोट डाल सकता है, इसे ही वयस्क मताधिकार कहते हैं। 18 साल होने पर ही आप वोट दे सकते हो। इसका उल्लेख संविधान के 326 में है। तो ये पूरे के पूरे आर्टिकल याद होना चाहिए, 324 से लेकर आपके 329 तक के। तो ये जो भी आपको आर्टिकल्स वगैरह अवेलेबल कराए गए हैं सारे इंपॉर्टेंट हैं और वो आपके पूरे सिलेबस बेस्ड है। राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग जो आपका एसटी आयोग था, एससी आयोग है, उसका उल्लेख कहाँ पर है? ये आपका हो जाता है एफटी आयोग, अनुसूचित जनजाति के लिए इनका उल्लेख है। तो ये सब करके कवर करके चले आना। प्रस्तावना जरूर देख लेना। और प्रस्तावना के जो वर्ड होते हैं कि प्रभुत्व संपन्न का मतलब क्या होता है, पंथ निरपेक्ष का मतलब क्या होता है, गण लोकतंत्रात्मक का मतलब क्या होता है, गणराज्य का मतलब क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए इनके वर्ड। ठीक है, कि प्रभु संपन्न का मतलब क्या होता है। कई बार एग्जामिनर डायरेक्ट क्वेश्चन इसी पॉइंट पे पूछ लेते हैं कि प्रभु संपन्न का क्या अर्थ है, गणराज्य का क्या अर्थ है, पंच निरपेक्ष का क्या अर्थ है। फिर आपसे पूछ लेते हैं कि प्रस्तावना में कब संशोधन कब किया गया था, यह आपको पता होना चाहिए। तो ये आप पूरा कवर करके जाना। फिर बात कर लेते हैं कि शिक्षा के संबंध में अगर बात कर ले आपसे कि संविधान में कौन कौन से आर्टिकल्स हैं, तो आर्टिकल देखिए 21A है, 45 है, 51A है, 350 का ख और 351 है। तो ये सभी आपके संविधान में शिक्षा के संबंध में अनुच्छेदों का उल्लेख है। फिर संविधान की विशेषताओं की बात करें तो सारे विशेषताओं के पॉइंट्स हैं आपके लिए। साथ ही साथ संघीय विशेषताएं कौन कौन सी हैं, एकात्मक विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं, तो ये सारे पॉइंट्स इसमें अवेलेबल है। तो ये आपका पूरा की पूरा जो आपका संविधान का कंसाइज वे में आपको एक नोट्स अवेलेबल कराया गया है। अगर आपने ये नोट्स अभी तक नहीं पढ़ा हो तो इसे रोज थोड़ा थोड़ा टाइम दीजिए और तैयार कर लीजिएगा अच्छी तरह से। और साथ ही साथ जो आपके पास बुक या रिसोर्सेज आप यूज कर रहे हो उससे भी आप संविधान पढ़ लेना। पर ये आपको एक इसलिए दिया गया है ताकि आपको जो पूरे पूरे आर्टिकल्स हैं वो याद हो जाए, और आर्टिकल्स अगर आपको याद हो जाएंगे तो जो आपको अपने कंटेंट पढ़ोगे ना वो कंटेंट भी आपको अच्छी तरह से याद हो जाएगा, रिटेन रह जाएगा। तो आपको करना कैसे है इस पे बात कर लेते हैं। कि देखिए सबसे पहले तो आपको ये करना है कि जो भी आपके पास डिटेल में बुक हो, जो भी आप रिसोर्सेज यूज कर रहे होंगे, तो जो आपके पास डिटेल्ड बुक हो उस बुक से आप पहले पूरा टॉपिक पढ़ा। जैसे मौलिक अधिकार की बात कर ले तो उस डिटेल बुक से आपने पूरा मौलिक अधिकार पढ़ लिया। फिर ये जो आपको पीडीएफ अवेलेबल कराया गया इस पीडीएफ में एक बार पूरा टॉपिक देख लिया क्योंकि यहाँ पे समराइज वे में है, और फिर इसे 2-3 बार रिवाइज कर लिया। तो ये जो आपको आर्टिकल वगैरह खुद के लिए खुद से एक नोट्स बनाना पड़ता है शॉर्ट में आर्टिकल याद करने के लिए, तो वो अवेलेबल करा दिया गया आपको पूरा एक सिक्वेंस में, ताकि आपको सारे आर्टिकल्स याद हो जाए। और अगर आप इसे इस नोट्स को अच्छे से याद कर लोगे ना, जो आपको नोट्स दिया है, अगर आपने इस पे पूरी अच्छे से ग्रिप बना ली ना, और एक बार ही आप अगर आपका पूरा ये जो बुक से डिटेल बुक से एक बार पढ़ लिया और इस नोट्स पे अच्छी ग्रिप बना ली, तो डेफिनेटली आपका जो संविधान के क्वेश्चंस होंगे वो काफ़ी आसानी से और काफ़ी अच्छे से आपसे बन जाएंगे। ठीक है, तो आप इसे अच्छे से तैयार कर लेना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कर देना, और साथ ही साथ अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर देना जो जिनका भी सब्जेक्ट सोशल साइंस है। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा हो तो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, क्योंकि देखिए मैंने अभी इससे पहले आपको इतिहास की आईएमपी बता दी थी, आज संविधान की बता दी, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको भूगोल की भी आईएमपी बता दूंगा। फिर इसके बाद एक और लास्ट वीडियो आएगा, उस लास्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि अब आपके पास जो रिमेनिंग डेज हैं उस रिमेनिंग डेज में आपको क्या करना है, किस तरह से प्रिपरेशन करना है, उस पर हम बात करेंगे। साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप अगर आपने ज्वाइन नहीं करा है तो ज्वाइन कर लेना, ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। और विजय एकेडमी इंदौर का अगर आपने ऐप डाउनलोड नहीं करा है तो ज़रूर डाउनलोड करना, क्योंकि 22 अप्रैल को आपका, तो 22 अप्रैल 2023 को आपका एक एफएलटी है, फुल लेंथ टेस्ट है। इसमें आपसे कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और आपको जो टाइम भी दिया जाएगा वो 2.5 घंटे का समय दिया जाएगा। ठीक है, और ये आपका जो टेस्ट होगा ये ऐप में ही होगा, इसलिए आप ऐप डाउनलोड करके रखना।
तो मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे ज्योग्राफी के महत्वपूर्ण टॉपिक्स पे। इसके बाद एक लास्ट वीडियो आएगा जिसमें आपको पूरा ये बताया जाएगा कि किस तरह से अब आपको इन जो रिमेनिंग डेज है इसमें किस तरह से तैयारी करना है, कि किस तरह से आपको एमसीक्यू लगाना है, और किस तरह से आपको जो 22 अप्रैल का एफएलटी है इसे फेस करना है। ये सब बात हम उसमें करेंगे। तो बस इस वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।